हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हम 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम 10 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका आज का पहला क्वेश्चन है, तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनमें तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालो। देखिए, तीन प्रतिरोध जिनका आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, मान लीजिए A और B, जिससे तीन प्रतिरोध जुड़े हैं, R1, R2, R3 जुड़े हैं, जिसमें I1, I2, I3 धारा बह रही है। इसके लिए आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है और समांतर क्रम में निकालना है। इसके लिए देखिए, टोटल जो धारा होगी आपकी, कुल धारा I बराबर हो जाएगी आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि तीन धाराएं बह रही है। और आपके प्रतिरोध भी क्या होंगे यहाँ पे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 दे रखे हैं। अब देखिए, ओम के नियम से हमें पता है, बाई ओम्स लॉ V बराबर IR हम जानते हैं। अब देखिए, यहां से अगर आप I निकालते हैं तो आपको मिल जाएगा I बराबर V अपॉन R मिल जाएगा। तो इसमें रखना है आपने। तो इस वाले में पहले आप क्या करिए, R1 निकालें। यहां से अगर हम R1 निकालते हैं, I1 निकालते हैं, R1 निकालने से कोई फायदा होगा नहीं, तो I1 निकालते हैं। देखिए, I1 अगर निकालेंगे तो V रहेगा और R की जगह आपका क्या हो जाएगा, R1। ऐसे ही आप I2 निकालेंगे तो V अपॉन आपका हो जाएगा R2। I3 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा V अपॉन R3, क्योंकि इस A से B तक पूरे में विभवांतर क्या आपका सेम है। तो आपको रख देना है इस इक्वेशन पे, फर्स्ट वाली पे। तो ये इस वाले को मैं कैपिटल I स्मॉल I मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। I बराबर जगह आपका I1 की जगह आप रख दीजिए यहाँ पे, इसको आप कैपिटल I मान लीजिए, वैसे सही रहेगा। ये I हो गया। उसके बाद आपको इस I1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसको भी आपको कैपिटल मानना पड़ेगा। फिर ये पूरा I1 हो जाएगा, ये भी आपका I2 और ये I3। देखिए, अब I1 की वैल्यू आपके पास है V अपॉन R1, ये होगी आपकी V अपॉन R2 और ये होगी V अपॉन R3 हो गई इस तरीके से। अब आपको इसे सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए, I की जगह हम रख सकते हैं V अपॉन R, तो यहाँ से अगर I निकालेंगे तो V अपॉन R इसकी जगह पे रख दीजिए। ये जगह आपका V अपॉन R इक्वल टू, इन तीनों में हमारे V क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी कॉमन आ रहे, तो यहाँ बचा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस V से V कटा तो यहाँ 1 आ गया, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे रिलेशन 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इस तरीके से। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम दे रखा, आपको Rg 15 दे रखा है और 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देखिए Ig आपको दे रखा है 4 गुणा 10⁻³ मिली एम्पियर है, तो एम्पियर में चेंज करने के 10⁻³ उसके बाद प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर प्रास वाले मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। यहाँ पे I आपको दे रखा है 6 एम्पियर, तो हमें इस फॉर्मूले में रखना है जिससे कि हमें आंसर मिल जाए। देखिए, R बराबर हमें निकालना है, R इक्वल टू IG की वैल्यू आपके पास है 4 इंटू 10⁻³ और अपॉन में हो जाएगा आपका I की जगह 6 है, यहाँ पे 6 माइनस 4 इंटू 10⁻³ इंटू ये हो गया आपका 15। आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पे R बराबर 4, 15 इंटू 4 हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 10⁻³ और नीचे हो गया 6 माइनस 4 इंटू 10⁻³। अब देखिए, मैं इसको 6 से 4 को माइनस नहीं कर सकता डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, देखिए पहले इसको सॉल्व करना है। ये अपॉन में आएगा इसके, तो ये जगह आपका 4 अपॉन 10⁻³ हो जाएगा। अब देखिए, 10⁻³ से आप इसे डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा 0.004 मिल जाएगा यहाँ पे इसकी जगह पे। तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60 इंटू 10⁻³ अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 0.004 हो जाएगा इस तरह से। अब इसे आप सॉल्व करिए, 60 इंटू 10⁻³ अब देखिए 6 में से 0.04 माइनस हो रहा है 6 में से, तो देखिए हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं, 6.00 रखें यहाँ पे और 0.04 माइनस करना तो 0.004, एक 0 लगा लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद 10 में 4 गया आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो गया, 9 बज गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका 96 5.996 हो जाएगा आपका यहाँ पे, इक्वल टू जगह यहाँ पे इसके अपॉन में 5.996 हो जाएगा इस तरीके से। उसके से सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, 10⁻³ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 10⁻³ से यहाँ पे मल्टीप्लाई, ताकि इसका पॉइंट इधर खिसक जाए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 60 इंटू 10⁻³ और नीचे हो जाएगा आपका 5999 ये हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक काम करते हैं, इस वाले को अगर इसकी एक पावर कम कर दें तो ये हो जाएगा आपका
6 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं आप। या हमारे पास एक हमने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई 6 था, इसको ऐसा कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो और 3 जीरो बढ़ जाएंगे इसके पास। ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -3 अपॉन 5999। अब देखिए 5999 यानी कि 6000 अगर अप्रोक्स माने आप इसको, तो इसे डिवाइड करेंगे। लेकिन इससे पहले एक काम कर लेते हैं, इसका एक पॉइंट हटा लेते हैं, एक जीरो हटा लेते हैं, 10 की पावर 2 हो जाएगा ये, यानी कि 60 000 1 2 3 4 है, 4 में से एक जीरो हटा देंगे तो 10 की पावर एक पावर कम हो जाएगी और नीचे हो जाएगा 599, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करने में आसानी होगी, क्योंकि 599 से अगर आप डिवाइड करेंगे इसको तो एक बार ही जाएगा, क्योंकि 5999 का 6000 में सिर्फ एक बार ही जाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आपका आर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर का, देखिए ये आपको मिल जाएगा आर बराबर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीधे 1.0007 इंटू 10 की पावर -2 मिल जाएगा आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू इतनी मिल गई, अगर इसे इस को -2 से अपॉन में ले जाएंगे इसको तो ये जीरो हट जाएंगे साइड को, तो देखिए आर बराबर आपको मिल जाएगा सीधा 0.001 मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट अगर इधर खिसकेगा तो ये 1 इधर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आपको मिलके सिर्फ इतनी, ये इसको आप ओम में लेंगे। देखिए इतना हो गया है। उसके बाद आपको 0 से 6 एम्पियर ब्रास के मीटर में इसको बदलने के लिए कितना 0 से 6 एम्पियर के प्रास वाले एमीटर बदलने के लिए रूपांतरण करके हमें इतने ओम का क्या लगाना पड़ेगा, संट लगाना पड़ेगा। बदलने के लिए लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, बदलने के लिए 0.001 ओम का संट लगाना पड़ेगा, संट लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दीर्घ परिनालिका का स्वप्रवृत्त का फॉर्मूला निकालना है, डेरिवेशन निकालना है। देखिए आपको पता होगा फॉर्मूला जो होता है V बराबर म्यू नॉट NI अपॉन L होता है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड A से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका BA म्यू नॉट NIA अपॉन L हो जाएगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 5 बराबर BA होता है, 5 बराबर BA, इसको 5B लिखते हैं, तो इसकी जगह हम BA की जगह 5B लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जाएगा म्यू नॉट NIA अपॉन L बन जाएगा। अब देखिए दोनों साइड में क्या करता है, n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों में, तो ये बन जाएगा N5B बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट, n से n इंटू होगा तो n स्क्वायर IA अपॉन L बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद N5B जो होता है आपका किस स्वप्रवृत्त में, ये होता है प्रोपोर्शनल किसके, Li के, मतलब Li के बराबर होता है, L के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि Li के बराबर होता है, तो Li इसकी जगह रख सकते हैं। तो Li बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर I अपॉन इसको स्मॉल i लिख देता हूँ ताकि कैंसिल आउट हो जाए, NI अपॉन L हो जाएगा। I से I कैंसिल होगा आपका, तो L बराबर आपको मिल जाएगा स्वप्रवृत्त म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L हो जाएगा आपका। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, भंवर धाराएं क्या है और इनका किसी परिपथ में क्या यूज होता है या फिर एक क्या काम करती है। देखिए किसी चालक के भीतर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होने पर विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है, उन्हीं विद्युत धाराओं को आपको क्या कहा जाता है, भंवर धाराएं कहा जाता है। पहली बात ये धाराएं चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, और दूसरी बात ये धाराएं बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करती है। मान लीजिए कुछ चुंबकीय क्षेत्र में उसमें कोई बाहर से अगर धारा लगाई जाती है या उसे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाने की कोशिश किया जाता है बाहर से, तो उसका विरोध करती है धाराएं, और क्रोड़ में धाराएं बनने के कारण ये बहुत गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके लिए शैथिल्य ह्रास क्या है या फिर इसमें हानि का क्या कारण है, ये आपको बताना है। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है आपका, वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अन्योन्य प्रेरण यह होता है कि जब किसी कुंडली में, मान लीजिए 2 कुंडलियाँ आपके पास, उनमें से आप एक कुंडली में धारा प्रवाहित कराएंगे, तो धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से जो अगली वाली कुंडली है दूसरी वाली, उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरण की यह घटना ही अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। और यह ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत पर कार्य करता है।
करता है। देखिए ट्रांसफॉर्मर अन्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि एक अन्य कुंडली को इसके पास रखा जाए तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर ऊर्जा क्षय क्या होता है? देखिए शैथिल्य हानि के कारण ट्रांसफॉर्मर ऊर्जा ह्रास होता है, इसलिए ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसके लिए शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल न्यूनतम हो या सबसे कम हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए मानव चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले दो विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम बताने हैं आपको, और इन दो तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। दो तरंगें होती है, एक एक्स होती है, एक परावैग्निक किरण होती है। देखिए एक्स किरण जो होती है वो अस्थियां देखने में, मानव की अस्थि देखने में यूज आती है, और दूसरा परावैग्निक किरण है कैंसर की जो कोशिकाएं होती है उनको नष्ट करने के काम आती है। तो इन दोनों में जो सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है एक्स किरणों की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र निकालना है आपको। देखिए आपने दो लेंस रखे संपर्क में, सटाकर रखे, एक के पास ऐसे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपकी एक बिंदु वस्तु O है। जब इस बिंदु वस्तु O से प्रकाश की किरण इस लेंस पे जाती है और इस लेंस से होते हुए यहाँ पर टकराती है इस पे, तो यहाँ पे जो इमेज बनती है आपकी उसको हमने नाम दे दिया आई डैश। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए जो किरण जा रही है आपकी ये वाली, ये इससे टकरा के अगर इसकी इमेज यहाँ बनती है तो उसकी इमेज को हमने आई दे दिया। पहली इमेज जो बनी पहले लेंस से जाते हुए वो यहाँ बनी, और दूसरे लेंस की जो इमेज बनी वो बनी आई पे बनी। लेकिन जो दूसरा लेंस है उसके लिए जो आई डैश बना हुआ है पहले लेंस की इमेज, वो किसका काम करती है? आभासी काम करती है। ठीक है, इसलिए आपको क्या निकालना है? संपर्क में दो लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र निकालना है। देखिए क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है 1/f बराबर होता है आपका 1/v माइनस 1/u होता है फॉर्मूला इसके बेस पे। देखिए अब यहाँ पे 1/f की जगह हम 1/f1 ले लेंगे, क्योंकि पहले लेंस के लिए फोकस दूरी आपकी f1 हो जाएगी, और इक्वल टू यहाँ पे जो v है, देखिए अब पहले लेंस के लिए v है प्रतिबिंब की जो डिस्टेंस होती है इमेज की। देखिए यहाँ पे आई डैश बना है तो P से आई डैश की वैल्यू क्या है आपकी? V डैश है, क्योंकि आई डैश अगर बन रहा है, देखिए इमेज अगर आई डैश बन रही है तो उसके लिए इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? V की जगह V डैश हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? V डैश माइनस 1/u लिखा है मैंने, u इसलिए क्योंकि देखिए O से यहाँ की दूरी कितनी होगी? U ही होगी, वही ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका पहली इक्वेशन नहीं होगी आपके। उसके बाद दूसरे लेंस के लिए लेंगे तो 1/f की जगह 1/f2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखिए 1/v। अब यहाँ पे इसकी इमेज I बन रही है तो P से I के बीच की डिस्टेंस क्या है? V है, ये तो V ही रहेगा, माइनस लेकिन U जो है आपको यहाँ से देखिए O से लेकर U, यहाँ के तो U था, अब लेकिन यहाँ पे I के लिए जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका U डैश, मतलब कि V डैश, सॉरी ये हो जाएगा क्या? V डैश हो जाएगा। देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? V डैश हो जाएगा। उसके बाद सब सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट कट जाएगा आपका, यहाँ पे ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/f1 1/f2, इन दोनों को जोड़ो आप यहाँ पे तो ये बन जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू यहाँ पे 1/v और यहाँ पे 1 - u, तो माइनस 1/u हो जाएगा। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो मिल जाएगा 1। तो स्टूडेंट देखिए अगर यहाँ पे इसके बाद अगर आपका u इन्फिनिटी पे हो और v कहाँ पे हो? f पर हो, तो आप क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट्स को कहाँ पे पुट कर देना? आपको इसमें पुट कर देना, इस वाले पे। यहाँ पे v की जगह आप क्या मान लीजिए? f मान लीजिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है, और उसकी इमेज कहाँ बन रही है? f पे बन रही है, फोकस पे। तो इसके लिए हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f माइनस 1/∞। इस तरीके से अब 1/∞ आपका 0 हो जाएगा डायरेक्ट, तो आपको मिल जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f।